डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 121। अस्तित्व की बाहों में। अमानत ने धीमी आवाज में कहा, प्रिंस चार्मिंग, हमारे प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर के बाद जब अमानत की आंख खुली तो वो इस वक्त कॉलेज के डिस्पेंसरी में लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोलकर आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे कुछ दूरी पर अस्तित्व नजर आया जो कि नर्स के साथ कुछ बात कर रहा था। अमानत जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, हमें क्या हुआ था? अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व ने पलटकर अमानत की तरफ देखा और उसके पास आ गया। उसने अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? अमानत ने जल्दी से कहा, नहीं, हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है, पर हमें हुआ क्या था? प्लीज बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें अजीब अजीब सी चीज दिखाई देती है। क्या हो रहा है हमारे साथ? हम पागल हो जाएंगे। अस्तित्व ने अमानत को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हो रहा है, शांत हो जाओ। मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम किसी प्रिंस चार्मिंग को जानती हो? तुम किस प्रिंस चार्मिंग के बारे में बात कर रही थी? तुमने बेहोश होने से पहले प्रिंस चार्मिंग कहा था। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरते हुए कहा। अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं पता, पर हमें हमेशा ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई छोटी सी बच्ची किसी को प्रिंस चार्मिंग कह रही हो, और वो बच्चा भी हमें दिखाई देता है। हमें क्लियर चेहरा तो नजर नहीं आता, पर हम उसकी धुंधली धुंधली परछाई देख पाते हैं और वो बच्ची उसे ही प्रिंस चार्मिंग कहती है। ये सब कुछ हमें क्यों दिखाई देता है? कुछ करो ना, वरना पागल हो जाएंगे। हमें हमेशा ऐसी धुंधली याद दिखाई देती है, और उस दिन भी दिखाई दी थी जब हम हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट देखने के लिए गए थे। उन्होंने जो दूसरा गाना गाया था ना अमानत, वो सुनने के बाद हमारा सर घूमने लगा था और उस वक्त भी हम ऐसे ही बेहोश हो गए थे। ये सब कुछ हमारे साथ क्या होता है? बताओ ना लंगूर। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुझे? अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना, ये क्या हो रहा है? अस्तित्व ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, डोंट वरी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को सीने से लगा लिया। अमानत अभी भी चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर रो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसके साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था। उसे काफी बार इस तरह की धुंधली यादें दिखाई देती थी और साथ ही आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद वो बेहोश हो जाती थी, जिस वजह से वो खुद से ही सवाल करती थी कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उसने काफी बार अबीर, अथर्व और मन्नत से भी इस बारे में पूछा था, पर उन लोगों ने हमेशा यही कहा था कि जरूर वो किसी सपने को याद करके इस तरह से रिएक्ट करती है। कुछ देर के बाद अस्तित्व अमानत को लेकर बाहर आ गया, जहां पर अमानत की कार पार्क की गई थी। अस्तित्व अमानत को उसकी कार की तरफ ले जाने की जगह पर अपनी कार की तरफ लेकर आ गया। ये देखकर अमानत ने कहा, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हमें घर जाना है। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, अगर हमारे डैडी ने तुम्हें देख लिया ना तो हमारे डैडी तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तोड़ने दो, वैसे भी ससुर जी का इतना तो हक बनता है। अगर टांगें तोड़कर उन्हें खुशी मिलती है तो तोड़ने दो, मैं खुशी खुशी अपनी टांगें तुड़वाने के लिए तैयार हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारे घर पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता और तुम हमारे साथ हमारे घर पर आना चाहते हो। अमानत की बात को इग्नोर करके अस्तित्व ने मजबूती से उसे अपनी गोद में बिठा लिया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए उसे राठौर मेंशन का एड्रेस बता दिया। अमानत ने उसकी गोद में कसमसाते हुए कहा, क्या करना चाहते हो? डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अस्तित्व ने अमानत के गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे डैडी मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और ये बात तुम भी जानती हो, फिर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? अमानत ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, जानते हैं तो क्या हुआ? हम इस तरह से तुम्हें उनके सामने लेकर नहीं जा सकते। डैडी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मम्मा क्या सोचेंगी और भाई क्या सोचेंगे? अमानत पहले इस तरह के बारे में नहीं सोचती थी,
पर जब से उसे पता चला था कि वो राठौर परिवार का असली खून नहीं है, उसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि उसके किसी भी एक्शन से अगर अथर्व, मन्नत और अबीर को बुरा लगा तो, अगर उन लोगों ने उसे खुद से दूर कर दिया तो वो उन लोगों से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अस्तित्व ने उसके गाल खींचते हुए कहा, फालतू बकवास को अपने दिमाग में लाने से अच्छा ये होगा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। मैं तुम्हारे डैडी से पहले भी मिल चुका हूँ। तुम्हारे डैडी स्पेशली मेरे घर पर आए थे मुझे धमकी देने के लिए कि अगर मेरी वजह से उनकी बेटी की आंखों में आंसू आए तो वो मेरी जान ले लेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या डैडी आए थे? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे ससुर जी आए थे मुझसे मिलने के लिए। मैंने भी उनके लिए स्पेशल इंतजाम करवाया था। ससुर जी वैसे दिखने में सच में हैंडसम हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी उनसे उनकी खूबसूरती की टिप्स ले लूंगा और जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब मैं भी इतना ही हैंडसम देखूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर बेचारी अमानत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने नाखून चबाते हुए कहा, इसका मतलब डैडी तुमसे मिल चुके हैं? हमें तो लगा था कि डैडी सिर्फ तुम्हारे बारे में जानते हैं। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी ये पता चलने के बाद कि तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, उस लड़के से मिलेंगे नहीं? तुम्हें सच में लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैडी वर्ल्ड टूर छोड़कर वापस इंडिया क्यों आए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बातें करते करते वो लोग राठौर मेंशन पहुंच चुके थे। अस्तित्व ने जैसे ही अमानत के चेहरे की तरफ देखा जो कि डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी, उसने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, हम मेरे ससुराल और तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं मेरी जान। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अमानत की बात पर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी अमानत हो, तुम कुछ बुरा थोड़ी करोगी। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो और चलो, ससुर जी और सासू माँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए वो अमानत को गोद में लेकर बाहर आ गया। अमानत ने उसकी गोद में छटपटाते हुए कहा, छोड़ो, हमें नीचे उतारो, सब लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा और अगर किसी ने कुछ सोच भी लिया तो मैं हूं ना, मैं अभी के अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो पहले मंदिर से शादी करके आते हैं, फिर तुम अपने परिवार को बता देना कि हमने भागकर शादी कर ली। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अस्तित्व ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कितनी बार कहूँ, मेरा दिल ही नहीं, मेरा दिमाग, किडनी, फेफड़ा सब कुछ खराब हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, पर मैं जल्दी इन्हें ठीक कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर अंदर आ गया। अमानत की हालत खराब हो रही थी, पर अस्तित्व को तो उसे इस तरह से परेशान करने में मजा आ रहा था। उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और अमानत को इसी तरह से अपनी गोद में लेकर अंदर आ गया। लिविंग रूम में इस वक्त अथर्व और मन्नत बैठे हुए थे। डोरबेल सुनकर उन दोनों का ध्यान भी उस तरफ चला गया था। जैसे ही सर्वेंट ने दरवाजा खोला और अस्तित्व अमानत को लेकर गोद में अंदर आया, अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वही मन्नत घबराते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वही अमानत में शर्म की वजह से अपना चेहरा अस्तित्व के सीने में छुपा लिया। मन्नत दौड़ते हुए उनके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ हमारी बच्ची को? अस्तित्व ने मन्नत को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सासू माँ। कहते हुए उसने अमानत को नीचे उतार दिया। अस्तित्व के नीचे उतारते ही अमानत जल्दी से मन्नत के गले से लग गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मा, वो बस पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए हमारे इस दोस्त ने हमें गोद में उठा लिया था। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, इसका दोस्त नहीं। इस तरह से अपनी माँ से झूठ नहीं बोलते सिलीगल। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो अस्तित्व का सर फोड़ दे। अथर्व भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उन लोगों के पास आ गया। अथर्व को देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ससुर जी, कैसे हैं आप? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? दामाद आया है आपके घर। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा। इस वक्त अस्तित्व अथर्व के सामने और अस्तित्व अथर्व के सामने पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़े थे। अस्तित्व के चेहरे पर मुस्कुराहट तो अथर्व के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि वो अस्तित्व को घूर कर देख रहा था। मन्नत ने अमानत को खुद से दूर करके कहा, बताओ हमें कहाँ पर चोट लगी है?
अमानत ने जल्दी से कहा, चोट ठीक हो गई मम्मा, ये बस हमें ऐसे ही गोद में उठाकर लाया था। मन्नत ने अस्तित्व की तरफ देखा और फिर अमानत की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अथर्व ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी को अगर चोट लग गई थी तो वो मुझे लेने के लिए बुला सकती थी, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी मिस्टर अस्तित्व शेखावत। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ससुर जी आप भी? अपनी होने वाली वाइफ की फिक्र मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अपनी होने वाली वाइफ की केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, क्यों सासू माँ? कहते हुए अस्तित्व ने मन्नत के पास आकर उसे गले लगा लिया। मन्नत बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को देख रही थी। अथर्व ने जब देखा कि अस्तित्व ने मन्नत को गले लगाया है, उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू? मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत कैसे की? कहते हुए उसने अस्तित्व के पास जाकर मन्नत को अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अमानत मुंह बनाकर अथर्व को घूरने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी मम्मा के लिए इतने पजेसिव हो रहे हो आप और हमारे लिए? अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने इस लड़के को खुद ही अपने लिए नहीं चुना है अमानत? अथर्व की बात सुनकर अमानत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, डैडी हमने तो बस वो ऐसे ही, इसके आगे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए हमें डेविल। कहते हुए उसने अथर्व को खुद से दूर करके अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व दिखने में काफी हैंडसम था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे और भी खूबसूरत लुक दे रही थी। मन्नत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत हैंडसम हो। मन्नत के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मन्नत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मेरे अलावा किसी और की तारीफ करें। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप चुप रहिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से अस्तित्व को घूरने लगा। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ की अटेंशन लेने की? वही अस्तित्व इंटरेस्ट के साथ अथर्व और मन्नत की तरफ देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी तो आज भी सासू माँ के लिए उतने ही ज्यादा पजेसिव हैं जितने पहले थे। गॉड मुझे भी अपनी सिली गर्ल को इसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अथर्व अमानत और अस्तित्व को ही देख रहा था। अमानत जल्दी से अथर्व के पास आ गई। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी हमें कुछ नहीं हुआ है और सच में हमने इसे खुद को लाने के लिए नहीं कहा था, ये खुद जबरदस्ती हमें लेकर आया है। क्या आप सच में इससे मिलने के लिए गए थे डैडी? इसने कहा कि आपने इसे धमकी दी थी कि आप इसे लंगड़ा कर दोगे अगर इसने हमें रुलाया तो। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने कहा, बिल्कुल गया था, आखिर मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को इतनी धमकी देना तो बनता ही है। कहते हुए अथर्व अस्तित्व को घूरने लगा। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल ससुर जी, मैं तो आपकी धमकी से खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया, आपका अंदाज, आपका एटीट्यूड सब कुछ अमेजिंग है, इसलिए शायद मेरी ब्यूटीफुल सासू माँ आप पर फ्लैट हो गई। एपिसोड 122। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे मेरी वाइफ ने कैसे पसंद किया है इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। मेरी बेटी को छोड़ने के लिए आए थे, मेरी बेटी को छोड़ चुके हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या ससुर जी दामाद पहली बार घर आया है और आप स्वागत करने की जगह पर उसे भगा रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि राठौर परिवार के लोग अपने दामाद का इस तरह से स्वागत करते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर अस्तित्व शेखावत, सबसे पहली बात तुम हमारे घर के दामाद नहीं हो क्योंकि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। फ्यूचर में शादी होगी या नहीं ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जब तक मेरी बेटी की तुमसे शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे दामाद नहीं कहला सकते। अस्तित्व ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? देखो मैंने पहले कहा था मेरा दिल बहुत कमजोर है, टूट जाएगा। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? बोलो सिली गर्ल। अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसने खुद से कहा, ये इंसान यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मन्नत ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, डेविल आप क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? ये बच्चों की जिंदगी है, उन्हें जो करना होगा करने दीजिए। कहते हुए मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब जब हमारे घर आ ही गए हो तो डिनर कर जाना। मन्नत की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ ने मुझे खाने के लिए इनवाइट किया है, वो भी पहली बार, तो मैं बिना खाना खाए कैसे जा सकता हूँ?
अस्तित्व की बात सुनकर अमानत और अथर्व उसे घूरने लगे। उन दोनों को खुद को घूरते हुए देखकर अस्तित्व ने मन्नत के पास आते हुए कहा, देखिए मुझे डर लग रहा है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। अस्तित्व की बात सुनकर मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आप क्यों घूर कर देख रहे हैं उसे ऐसे? देविल, आप क्यों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं? और अमानत, आप जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी। अथर्व ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा और ऊपर जाने के लिए कहा। अमानत के ऊपर जाते ही अथर्व ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं कर रहे हो अस्तित्व शेखावत? अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माय डियर ससुर जी, अपने होने वाले परिवार के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करना कौन सी गलत बात है? फ्यूचर में तो आप मेरे फादर इन लॉ बन जाएंगे और ये मेरी मदर इन लॉ। मैं अपने फर्ज को निभा रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है ना? आपको तो खुशियाँ माननी चाहिए कि आपको इतना अच्छा और इतना समझदार दामाद मिला है, वरना आप तो जानते हैं ना कि आजकल के लड़के कितने बदतमीज और कितने बेशर्म होते हैं। पर मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराने लगी। वही अथर्व उसे घूरने लगा। मन्नत ने उसे देखते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए मन्नत अस्तित्व को लेकर अपने साथ वहां से चली गई। अथर्व जाते हुए अस्तित्व को घूर कर देख रहा था। उसने खुद से कहा, आप बहुत बुरा कर रही है मन्नत, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। आप मेरे अलावा किसी और पर इतना ध्यान दे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कहते हुए अथर्व भी वहां से चला गया। अस्तित्व मुस्कुराते हुए मन्नत के साथ उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, क्या आज आप खुद खाना बनाने वाली है मदर इन लॉ? मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमें खाना बनाना नहीं आता। डेविल ने हमें कभी खाना बनाने ही नहीं दिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि खाना बनाते हुए हमारे हाथ में चोट लग जाए, इसलिए बचपन से लेकर आज तक हमें 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं बनाना आता। मैगी, पास्ता और चाय, सिर्फ 3 चीज़ बनानी आती है हमें। मन्नत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना आता है। मैं भी आपकी बेटी से खाना नहीं बनवाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना। अस्तित्व की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी अमानत बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा अच्छा होने वाला हस्बैंड मिलने वाला है। मन्नत की बात सुनकर अस्तित्व ने फ्लैटी टोन में कहा, आपको सच सच बताऊं, आपको देखने के बाद दिल कर रहा है कि मैं अमानत को छोड़कर आपसे शादी कर लूं। अगर आपकी शादी ना हुई होती ना मदर इन लॉ, सच में मैं आपके पीछे पीछे दीवाना बन के घूमता फिरता और फिर आपको इम्प्रेस कर लेता। अस्तित्व की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े अथर्व ने अंदर आते हुए कहा, बिल्कुल अपने बाप की तरह, तुम्हारा बाप भी तो आज तक मेरी मन्नत को नहीं भूल पाया है। अस्तित्व जो कि मुस्कुरा रहा था, जैसे ही उसने अथर्व की बात सुनी उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो अथर्व को घूरने लगा। अथर्व ने उसकी घूरती हुई नजरों को देखते हुए कहा, क्या हुआ, बुरा लगा? अस्तित्व ने अपने आप को संभालते हुए कहा, माय डियर ससुर जी, मेरा बाप मर चुका है। जब मैं छोटा था ना, 9 साल का, तभी मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों की डेथ हो गई थी। आप कौन से मेरे डैड की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, इनफैक्ट मिलवा दूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम मिल भी चुके हो, एक नंबर का चिंदी चोर और घटिया इंसान है। अस्तित्व और अथर्व के बीच में छिड़ी हुई कोल्ड वार को देखकर मन्नत ने कहा, प्लीज इस तरह से लड़ाई मत कीजिए, प्लीज आप दोनों के पैर पड़ती हूँ। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर मन्नत, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं है। मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तो सच में कौन सा पैर पड़ रही हूँ? मैंने बस कहा है प्लीज प्लीज लड़ाई मत कीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारी अमानत का दिल टूटे। हमारी अमानत को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, इसलिए जितना हो सके उससे इन बातों को छुपाना है। मन्नत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, सासू माँ, मैं तो छुपा लूंगा, पर अपने पतिदेव को संभालिए, आपके पतिदेव कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। ज्यादा बोलने के चक्कर में आपके पतिदेव सब कुछ सामने उगल देंगे और ऐसा हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें बताना होगा कि ज्यादा बोलना कहता किसे है। वो दोनों फिर से लड़ाई करते उससे पहले ही मन्नत अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप दोनों जाकर चुपचाप लिविंग रूम में बैठ जाए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद हम तीनों मिलकर बातें करेंगे, पर प्लीज लड़ाई नहीं करनी है। कहते हुए मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाकर दोनों की तरफ देखा।
अस्तित्व ने अथर्व के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलिए ससुर जी साथ में बैठकर बातें की जाए, आखिर दामाद ससुर के बीच में थोड़ी बहुत बातें तो होनी चाहिए। कहते हुए अस्तित्व अथर्व को लेकर लिविंग रूम में आ गया। अथर्व उसे घूर कर देख रहा था। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे घूर कर मत देखिए वरना आपकी बेटी को लगेगा कि आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं और अच्छा थोड़ी लगता है अपने होने वाले दामाद पर लाइन मारना। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते के कहा, मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूं जिसे लड़कों में इंटरेस्ट हो। मेरी लाइफ में मेरी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, जिसके अलावा मुझे किसी और की तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सासू माँ है ही इतनी ब्यूटीफुल, वैसे सच में उन्हें देखकर लगता है कि जवानी के दिनों में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी। दिल तो करता है कि उनसे ही शादी कर लूं, क्या आप मुझे अपना सौतन बनने देंगे? अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे घूरने लगा जैसे अभी उसकी गर्दन दबाकर उसकी जान ले लेगा। उसे इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मजाक कर रहा था मजाक, मुझे तो आपकी बेटी ही पसंद है। चुड़ैल जैसी दिखती है तो क्या हुआ, दिन भर लड़ाई करती रहती है तो क्या हुआ, दिमाग नहीं है तो क्या हुआ, जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा। वही अमानत जो कि अभी अभी नीचे आई थी, जैसे ही उसने अस्तित्व की बात सुनी उसने चिल्लाते हुए कहा, लंगूर हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत के चिल्लाने की आवाज सुनकर अस्तित्व ने गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, आ गई चुड़ैल। अथर्व ने जैसे ही अपनी बेटी के लिए चुड़ैल सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को चुड़ैल कहने की, समझते क्या हो खुद को? मेरी प्रिंसेस को अगर चुड़ैल कहा तो तुम्हें बताऊंगा कि सच में चुड़ैल होती कैसी है। अस्तित्व ने दोनों बाप बेटी की तरफ देखा जो कि उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी के अभी उसकी जान ले लेंगे। उसने अमानत की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सिली गिले मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी होने वाली क्वीन हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ? और ससुर जी इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे प्यार जताने का तरीका है, इस तरह से मैं अपनी होने वाली वाइफ यानी कि आपकी बेटी पर प्यार जताता हूँ। इस तरह से अगर आप हमारे बीच में इंटरफेयर करते रहेंगे तो हम दोनों की लाइफ तो एक जगह पर ही अटकी रहेगी ना। ससुर जी अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद की लाइफ में इंटरफेयर करना कम कर दीजिए। सासू माँ देखिए ना, ससुर जी जब देखो तब इंटरफेयर करते रहते हैं, सासू माँ समझाए ना अपने पतिदेव को। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व उसे गुस्से से घूरने लगा। मन्नत जाकर अथर्व के बगल में बैठ गई। उसने अथर्व को गले से लगाते हुए कहा, आप क्यों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ देते, चलिए हमारे साथ बच्चों को अकेले रहने दिए। कहते हुए वो अथर्व को लेकर वहां से चली गई। अथर्व के जाते ही अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम सिलीगल, बोलो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, हमारे डैडी के सामने हमें चुड़ैल कह रहे थे, हमारे डैडी से हम कहकर तुम्हारी टांगे तुड़वा देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारी तरफ है तो मेरी सासू माँ मेरी तरफ है, और सास के सामने ससुर जी झुक जाते हैं तो फिर मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, हम तुम्हारा सर फोड़ना चाहते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा ही हूँ, तुम्हें ही मुझे बर्दाश्त करना है मेरी जान। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अमानत पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। अस्तित्व ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? सासू माँ और ससुर जी ने जब हमें अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए अकेले छोड़ दिया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अब? अमानत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, हमें छोड़ो, छोड़ो, हम तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, किसी और से शादी करेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी किसी और से शादी करूंगा, मैं तो आज से ही लड़की ढूंढने के काम में लग जाता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमसे एक दिन का भी इंतजार नहीं होता ना? जैसे ही हमने कहा कि हमें किसी और के साथ शादी करनी है, तुमने कोई और लड़की ढूंढने के बारे में भी सोच लिया। तुम कितने ज्यादा बुरे हो। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, अगर तुम मेरा बीच में से रास्ता काट कर चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा, मुझे तो बच्चे पैदा करने हैं, मुझे तो बहुत कुछ करना है अपनी फैमिली के साथ, मुझे कुंवारा तो बिल्कुल नहीं रहना है। अमानत ने गुस्से से कहा, जाओ, जिसे ढूंढना है ढूंढ लो, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। गेट आउट।
कहते हुए अमानत उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारा किडनैप करके तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, और हमारे डैडी भी आकर सबसे पहले तुम्हें ही उड़ा देंगे। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने लगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है, प्यार के लिए जान देनी पड़े तो दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या। सुना तो होगा ना तुमने, डरने से कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत करनी पड़ती है। मैं भी हिम्मत करके सीधा ससुराल पहुंच गया। वैसे कुछ भी कहो सासू माँ बहुत खूबसूरत है। दिल तो करता है कि सासू माँ से शादी कर लूं, पर ससुर जी बड़े खतरनाक हैं। अमानत ने गुस्से से कहा, बेशर्म आदमी, तुम हमारी मम्मा पर नजर डाल रहे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे तुम्हारी मम्मा बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम तो बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत नहीं हो। तुम तो देखने में चुड़ैल की तरह हो। तुम्हारे दांत भी बड़े बड़े हैं, तुम्हारे हाथ भी बच्चों की तरह छोटे छोटे हैं। तुम दिखती भी एकदम सूरपंखा की तरह हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, अब हमारे पास मत आना और हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से जाओ, किसी सुंदर लड़की को ढूंढो। हमारे जैसी चुड़ैल के पीछे क्यों पड़े हो। एपिसोड 123। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे अब मैं क्या करूं। मेरा दिल है ना ये एक चुड़ैल पर आ गया और अब ये कह रहा है कि ये चुड़ैल के अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा, इसलिए मुझे चुड़ैल को ही इम्प्रेस करना पड़ रहा है। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। अस्तित्व ने उसके गुस्से से लाल चेहरे की तरफ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, और जब वो गुस्से में होती है ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। वैसे है तो वो चुड़ैल, पर वो दिखने में बहुत प्यारी है। उसके गोरे गोरे गाल इतने प्यारे हैं कि उन्हें चबाने का दिल करता है। उसके होठ इतने टेस्टी है कि दिन भर बस उसके होठों को चूमने का दिल करता है। उसे देखते ही दिल करता है कि उसे अपनी बाहों में भर लूं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। अस्तित्व ने उसके सॉफ्ट से गालों को टच करते हुए कहा, उसके गाल बिल्कुल सॉफ्ट से टेडी बियर की तरह है और वो बिल्कुल पांडा की तरह है। वो मेरा छोटा सा टेडी बियर है। अब बताओ, अपने छोटे से चुड़ैल जैसे दिखने वाले टेडी बियर को छोड़कर मैं किसी और के पास कैसे जा सकता हूँ। तुम्हें पता है कि वो कौन है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता, छोड़ो हमें। अस्तित्व ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम ही तो हो मेरी पांडा, मेरी सिली गर्ल, मेरी इडियट। वैसे कुछ भी कहो, तुम जैसी भी हो तुम बस मेरी हो। मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए हो, किसी और को पटाकर क्या करूंगा। वैसे भी तुम्हें इम्प्रेस करने में बहुत मेहनत लगी है, अब मुझे किसी और को इम्प्रेस नहीं करना है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, बस करो बस, हमसे दूर रहो, हमें अब तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। तुमने हमें बहुत परेशान किया है और तुमने हमारे बारे में बहुत बुरा बोला है, अब हम तुमसे बदला लेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो बताओ मुझे कैसे बदला लेने वाली हो तुम। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा बदला कितना खतरनाक है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अभी बताते हैं। कहते हुए वो आगे बढ़कर अस्तित्व के होठों के करीब अपने होंठ लाकर उसके होठों को अपने होठों से छूने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसे अबीर की आवाज सुनाई दी, अमानत। अबीर की आवाज सुनते ही अमानत हड़बड़ी में अस्तित्व से दूर होकर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को सही करने लगी। उसका चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उसे इस हालत में किसी और आदमी के साथ पकड़ लिया है। अमानत का दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। अबीर, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर आया था, उसका ध्यान जैसे ही लिविंग रूम में मौजूद अस्तित्व और अमानत पर गया, उसकी आंखें छोटी हो गई। वो जानता था कि अस्तित्व एक अच्छा लड़का है, पर फिर भी वो उसे पसंद नहीं करता था। अब पसंद न करने के पीछे की वजह क्या थी, ये तो सिर्फ वही जानता था। वो सिर्फ अथर्व की वजह से अस्तित्व को अमानत के आसपास भटकने देता था। उसने अमानत के पास आते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या कर रही थी आप। अबीर के सवाल को सुनकर अमानत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने लड़खड़ाती जबान में कहा, भैया वो हम तो बस कुछ, हम बस ऐसे ही, हम बस नहीं कर रहे थे। अमानत को अजीब सी बात बोलते हुए देखकर अस्तित्व ने खड़े होते हुए कहा, साले साहब कैसी बात पूछ रहे हैं आप। आपने अपनी आंखों से तो देखा कि हम क्या कर रहे थे।
और अब ये मत कहना कि मैं आपकी बहन को जबरदस्ती किस कर रहा था, क्योंकि आपकी बहन मुझे किस कर रही थी, इसलिए अब आप ऐसे सवाल मत पूछिए। बहन को इस तरह से कोई एम्बैरस करता है भला? अस्तित्व की बात सुनकर अबीर उसे गुस्से से घूरने लगा। मन्नत और अथर्व भी अब तक वापस आ चुके थे। उन दोनों ने वहां के माहौल को देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? अबीर अभी भी अस्तित्व को घूर कर देख रहा था। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं ससुर जी, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है मुझे पहली बार डिनर करना है आप लोगों के साथ। उसके बाद मुझे घर वापस भी जाना है, इसलिए जल्दी से डिनर कर लेते हैं। अस्तित्व को अपने घर पर मेहमान की जगह पर किसी फैमिली मेंबर की तरह बर्ताव करते हुए देखकर अबीर और अमानत दोनों की आंखें छोटी हो गई। वही मन्नत मुस्कुराने लगी। अथर्व तो अभी भी घूर घूर कर अस्तित्व को देख रहा था, पर अस्तित्व ने जैसे डिसाइड कर लिया कि वो आज पूरी तरह से बेशर्मी वाला मोड ऑन करेगा। कुछ देर के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमानत के लेफ्ट साइड में अबीर बैठा हुआ था और राइट साइड में अस्तित्व। वही हेड चेयर पर अथर्व बैठा हुआ था और उसके बगल में मन्नत बैठी हुई थी। सब लोग खाना स्टार्ट कर चुके थे, पर अमानत घूर घूर कर खाने की प्लेट को देख रही थी। ये देखकर मन्नत ने कहा, क्या हुआ अमानत, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हो बेटा? अस्तित्व ने खाना खाते हुए कहा, हाँ सिली गर्ल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसे गुस्से से घूरने लगी। अबीर ने अमानत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन अमानत, कोई प्रॉब्लम है क्या? अमानत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए उसने अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठाया और खाना खाने की कोशिश करने लगी। उसे लेफ्ट हाथ से खाना खाते हुए देखकर मन्नत, अबीर, अथर्व तीनों ने एक साथ कहा, लेफ्ट हाथ से खाना क्यों खा रही हो? सबकी बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर अथर्व ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो, छोड़ो उसके हाथ को। अथर्व की बात सुनकर कहा, क्या ससुर जी, जब देखो तब बीच में कूद पड़ते हो, आपको क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? कहते हुए उसने अमानत के हाथ को छोड़ दिया। अबीर ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो? यहीं पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और पूरे परिवार के सामने तुम मेरी बहन का हाथ पकड़ कर बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, मेरी होने वाली बीवी है, वो शर्माने की क्या जरूरत है? अपनी बीवी के सामने शर्माऊंगा तो फिर आप लोगों को खुशखबरी कैसे दे पाऊंगा? अस्तित्व की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी अस्तित्व का खून कर दे। वही अथर्व और अबीर घूर घूर कर उसे देख रहे थे। अस्तित्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। मन्नत ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं बनाई है। अस्तित्व ने कहा, कोई बात नहीं, आपने तो सर्व की है ना, आपके हाथों का जादू फिर भी इसमें आ गया। दिल कर रहा है कि आपके हाथ को चूम लूं। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने कहा, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूं, बिना गर्दन के काफी खूबसूरत लगोगे तुम। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ससुर जी, फिर आपकी बेटी का क्या होगा? आपकी बेटी तो शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी, क्योंकि मैं तो भगवान के पास चला जाऊंगा। अथर्व और अस्तित्व के लोग जो पूरी डाइनिंग टेबल पर चली रही डिनर खत्म होने तक सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अमानत बस अस्तित्व को गुस्से से घूर रही थी, वो बस उसे यहाँ से किसी भी तरह से भगाना चाहती थी। वही मन्नत अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपने बेटे की, अपने होने वाले दामाद की और अपने पति की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी। आखिर में डिनर के बाद अस्तित्व ने अथर्व की तरफ देखकर थोड़े सीरियस लहजे में कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी सीरियस आवाज सुनकर अथर्व ने अबीर की तरफ देखा और आंखों से उसे कुछ इशारा करके अस्तित्व के साथ गार्डन में चला गया। वहीं उसके जाते ही अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, वो सच में बेशर्म है, हम क्या करें? हमने कुछ नहीं किया सच में। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने हंसते हुए कहा, हम जानते हैं, आपके डैडी भी ऐसे ही थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी, और शादी के बाद भी आपके डैडी तो हमेशा मेरे डैडी के साथ लड़ाई करते रहते थे। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अभी भी याद था कि कैसे आदित्य और अथर्व के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने मुंह बनाते हुए कहा, पर फिर भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई डैडी के साथ इस तरह से लड़ाई करे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैडी के साथ इस तरह से लड़ाई करने की? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अमानत, वो लड़ाई नहीं थी, वो नोक-झोंक थी। ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक से ही जिंदगी में खुशियां बनी रहती है।
मन्नत की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। वही गार्डन एरिया में अस्तित्व और अथर्व दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अस्तित्व ने कहा, मुझे पता चल गया है तुम क्या करना चाहते हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो आप करना चाहते थे। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए हमने प्लान में चेंज कर लिया था। अस्तित्व ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, पर ससुर जी मुझे लगता है कि पहला प्लान ही बेटर था, हमें वही करना चाहिए जो हमने डिसाइड किया था। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, पर इसमें रिस्क है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा अथर्व ने कहा, ठीक है जो करना है करो, पर याद रखना अगर तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी को तकलीफ होती हुई महसूस हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अथर्व की धमकी सुनकर अस्तित्व ने कहा, क्या ससुर जी जब देखो तब धमकी देते रहते हो? इतना हैंडसम दामाद मिला है, कम से कम थोड़ी कदर कर लिया करो। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी कदर बहुत अच्छे से करता हूं मैं, इसलिए और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। कहते हुए अथर्व पलट कर जाने लगा। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी फ़िक्र मत कीजिए, आपके दिए हुए वक्त में मैं आपकी बेटी को सब कुछ याद दिला दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे जीतने का इंतजार रहेगा क्योंकि इस बार मैं खुद चाहता हूं कि मैं हार जाऊं। कहते हुए अथर्व वहां से चला गया। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो हरा कर ही रहूंगा ससुर जी। कहते हुए अस्तित्व वहां से मेंशन के अंदर जाने की जगह पर सीधा अपनी कार में बैठकर वापस शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। अथर्व को अकेला अंदर आते हुए देखकर मन्नत ने कहा, अस्तित्व कहाँ है? अथर्व ने नॉर्मल तरीके से कहा, कहाँ है से क्या मतलब है? अपने घर चला गया। कहते हुए अथर्व ने आगे बढ़कर मन्नत को अपनी गोद में उठाकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, गुड नाइट प्रिंसेस। कहते हुए वो मन्नत को लेकर अपने रूम में चला गया। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, लंगूर कहीं का हमें बिना बताए चला गया, हम क्या उसका किडनैप करने वाले थे? कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए अपने रूम में आ गई। इस तरफ एक खूबसूरत से रिसोर्ट के लॉन के खूबसूरत से टेबल की 2 कुर्सियों पर सुमन और वेदांत एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। सुमन ने वेदांत की तरफ देखा। सुमन ने इस वक्त एक रेड कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो सच में काफ़ी प्यारी लग रही थी। वेदांत ने भी ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। सुमन ने वेदांत के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, देखो मैं सचमुच सच कहती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार है जितना शायद ही किसी से किया होगा, ऐसा किसी से करूँगी नहीं। इतना प्यार है तुमसे, इसलिए झूठ नहीं कह रही हूँ। सच में तुम्हें देखते ही धड़कने अपने आप बढ़ जाती है, तुम्हें देखते ही मेरे पेट में तितली उड़ने लगती है, तुम्हें देखते ही अजीब सी गुदगुदी होने लगती है, तुम्हें देखकर मैं खुशी से पागल होने लगती हूँ। मुझे नहीं पता इस फीलिंग को क्या कहते हैं, बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ, शिद्दत वाली मोहब्बत। मेरे प्यार की थोड़ी सी कदर कर लो वरना सच में मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं तुमसे प्यार क्यों हुआ, पर अब हो गया है तो क्या करूँ। देखो यही एक मौका है मेरे पास तुम्हारे साथ डेट पर अपनी सारी बातों को शेयर करने का, इसलिए डेट से भागने के बारे में सोचना भी मत। वेदांत अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करके सुमन की बातें सुन रहा था। सुमन किसी बच्चों की तरह उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हंसने की जरूरत नहीं है, हमारे प्यार का मजाक मत बनाओ। मैंने प्यार किया है तुमसे, शिद्दत वाला प्यार। हाँ मोहब्बत है, पर कहे बिना भी चैन नहीं। तेरी नखरेबाजी पर हंसी आए, पर मैं रोके रहूं नहीं। मान जा मेरे यार, इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं, वरना तेरा नाम अपने हाथ पे लिखवा कर तुझसे कहूंगी अब कोई बचाए तो बचा ले सही। सुमन की अजीब सी शायरी को सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है? सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अपने प्यार का इजहार किया है, तुम ना कुछ भी नहीं समझते। समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार कैसे हो गया मुझे। भगवान बचा ले रे, हे भगवान उठा ले रे उठा ले, क्योंकि ये इंसान मेरे प्यार को नहीं समझने वाला। मेरा दिल तोड़ तोड़ कर मुझे मार डालेगा ये इंसान। एपिसोड 124। सुमन की नौटंकी देखकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। सुमन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे यार तुम हो कि पिघलते ही नहीं हो, इतना पत्थर दिल कैसा हो सकता है कोई इंसान।
इतनी प्यारी लड़की इतने प्यार से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही है और तुम हो कि मानने की जगह पर जब देखो तब मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरा छोटा सा दिल कितना टूट चुका है। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारे साथ डेट पर आने के लिए हाँ कहा था, तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए नहीं। जितनी जल्दी हो सके जल्दी से अपना खाना खत्म करो और मुझे जाने दो। सुमन ने वेदांत की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, इतने बुरे कि दिल कर रहा है कि तुम्हारा खून कर दूं। पर कैसे खून करूं? प्यार करती हूं तुमसे। प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल देता है और मुझे भी बदल दिया। तुम्हें पता है कि मुझे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आता था। मुझे लड़कों को देखकर चिढ़ मचती थी, लड़कों को देखकर गुस्सा आता था। उन्हें देखकर ऐसा दिल करता था कि उनका सर फोड़ दूं, पर तुम अलग हो। तुम्हें देखते ही मेरे दिल में फूल खिल गया, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे पीछे दीवानी बन के घूम रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। कितने बुरे इंसान हो तुम। एक बार तो मुझे मौका दे दो, सच कह रही हूँ मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। मेरे जैसी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सुमन लगातार बोलती जा रही थी। वही वेदांत चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। सुमन ने जब देखा कि वेदांत कुछ नहीं बोल रहा है उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे कुछ तो बोलो, क्या बस मेरी बातें सुनते ही रहोगे? सुमन की बात सुनकर वेदांत जो कि अब तक चुप था, उसने गहरी सांस ली और सुमन के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुमन मेरी बात सुनो। वेदांत को इतने प्यार से अपने हाथों को हाथ में लेते हुए देखकर सुमन की आंखें चमकने लगी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सुनो ना, तुम्हारी तो सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ, सुनाओ यार जितना सुनाना है सुनाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। वेदांत ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारे दिल में भले ही मेरे लिए प्यार होगा पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी जाऊं तो भी ये तुम्हारे साथ बेईमानी होगी और मैं ये बेईमानी नहीं करना चाहता। मेरे लिए प्यार एक बहुत प्यारा एहसास है जिसका मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता। वेदांत की बात सुनकर समान का चेहरा लटक गया। उसने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे? सुमन की बात सुनकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में मौका देने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार तो बस नेचुरल तरीके से हो जाता है और मुझे लगता है कि चीज़ अगर नेचुरल तरीके से हो तो ही बेहतर है। डी। सुमन ने वेदांत की बात सुनकर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं सच कहती हूँ मैं ये सारी हरकतें करना छोड़ दूंगी, दोस्त बनकर रह सकते हैं। वेदांत ने सुमन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके हाथों को मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए कहा, ठीक है दोस्त बन के रहते हैं। सुमन के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। हालांकि उससे तकलीफ हो रही थी पर फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ने वाली थी। हालांकि अब वो वेदांत के पीछे उस तरह से नहीं पड़ने वाली थी जैसे वो पहले पड़ी थी। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली थी। कुछ देर के बाद दोनों ने अपना डिनर खत्म किया और वेदांत सुमन को उसके घर छोड़कर खुद शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। सुमन भी अपने घर में जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भगवान प्यार भी ऐसे इंसान से हुआ जिसका दिल पत्थर का है, जो मेरे प्यार को समझने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मेरा छोटा सा मासूम सा दिल टुकड़ों में टूट चुका है, पर कोई बात नहीं, अपने दिल को कैसे जोड़ना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कहते हुए सुमन मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी और वो सुकून की नींद सो चुकी थी। दूसरी तरफ अमानत के रूम में अमानत बार बार करवटें बदल रही थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो गुस्से से उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, लंगूर हमें बिना बताए कैसे गया? वो तो हमें छोड़ने के लिए आया था ना। अगर हमसे एक बार मिलकर चला जाता तो क्या हम उसकी प्रॉपर्टी लूट लेते? क्या हम उसका सर फोड़ देते? लंगूर कहीं का, हमें गुस्सा आ रहा है। वो ऐसे कैसे हमें इग्नोर करके जा सकता है? अमानत को गुस्सा आ रहा था कि अस्तित्व बिना उससे मिले चला गया था। अमानत अपने नाखून चबाते हुए अस्तित्व को कोस रही थी। तभी उसके साइड में रखा मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो अस्तित्व का कॉल था। अस्तित्व का कॉल देखकर अमानत की धड़कनें धड़कने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कॉल उठाया और बिना कुछ कहे कॉल को म्यूट पर करके दूसरी तरफ अस्तित्व के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी।
अस्तित्व ने दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा हो मुझे पता है, बात नहीं करोगी ये भी पता है, पर गुस्सा होने की वजह नहीं पता है, इसलिए अब बात कर लो, वरना मैं सच में कॉल कट कर दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, लंगूर कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल कट करने के बारे में कहने की, समझता क्या है खुद को। कहते हुए अमानत ने म्यूट को हटाकर गुस्से से कहा, तुम हमें बिना मिले, हमसे बिना बात किए यहाँ से कैसे चले गए? अगर एक बार हमसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ तो हम क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटने वाले थे? सच में तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी ने ही कहा था मेरी बेटी से मिलने के बारे में सोचना मत, इसलिए मैं आ गया। अब जब तुम्हारे डैडी यानी कि मेरे ससुर जी का ऑर्डर था तो मैं क्या कर सकता था? तुम अपने डैडी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, ये मैं टॉयलेट नहीं करूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, झूठे इंसान, जब डैडी से यहाँ पर अंदर लड़ाई कर रहे थे तो डैडी से लड़ाई करके तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते थे। तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे डैडी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डैडी ने खुद कहा कि तुम खुद चले गए। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी झूठ बोल रहे हैं, अब ससुर जी की बेटी नहीं मानेगी तो मैं क्या करूं? खैर ये सब छोड़ो, मेरे इस तरह से आने से तुम्हें गुस्सा आया ना, क्योंकि तुम मुझसे बात करना चाहती थी, कह दो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, पक्की वाली कट्टी। कहते हुए अमानत ने गुस्से से कॉल कट करके मोबाइल को साइड में रख दिया। अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की। कहते हुए अस्तित्व ने साइड टेबल पर रखी हुई अमानत की बचपन की क्यूट सी तस्वीर की तरफ देखा और उसकी तस्वीर को उठाकर चूमते हुए कहा, तुम बचपन की तरह ही क्यूट हो सिलीगल, पर बचपन से ज़्यादा जिद्दी हो चुकी हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, वरना बचपन की तरह ही मेरे पीछे पीछे भागती। बचपन में मैं तुम्हें अपने पीछे भगाता था और अब तुम मुझे अपने पीछे भगाती हो, लगता है कि मेरे कर्मों का हिसाब हो रहा है। कहते हुए अस्तित्व हंसने लगा। वही अमानत घूर घूर कर अपने मोबाइल को देख रही थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इसने हमारा नंबर दोबारा डायल नहीं किया, क्या इसे पता नहीं है कि अगर गर्लफ्रेंड नाराज हो तो उसे मनाना पड़ता है? अगर हमने कॉल कट कर दिया तो क्या हुआ? इसे दोबारा हमें कॉल करके हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर नहीं, ये कॉल नहीं कर रहा। सच में ये बहुत बुरा है। अमानत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके व्हाट्सएप पर उसे नोटिफिकेशन की कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर देखा तो अस्तित्व ने कुछ भेजा था। अमानत ने ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, ये तो हमारी बचपन की तस्वीर है। लंगूर के पास हमारे बचपन की तस्वीर कैसे गई? क्या वो हमें बचपन से जानता है? सोचते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, बचपन में भी हम बनारस में जाते थे, इसलिए पीयूष हमारा दोस्त था, हमें पीयूष के बारे में भी कुछ याद नहीं था। उसने खुद याद दिलाया और लंगूर का घर भी हमारे घर के बगल में था, इसका मतलब हम बचपन से उसे जानते हैं, फिर हमें कुछ याद क्यों नहीं है? कहते हुए अमानत ने अपने सर को पकड़ लिया। इस तरह से सर पर जोर डालने की वजह से उसे अपने सर में दर्द हो रहा था। वो कुछ आगे सोच पाती इससे पहले ही दोबारा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो अस्तित्व उसे कॉल कर रहा था। अमानत ने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, क्या तुम हमें बचपन से जानते हो? अगर तुम हमें बचपन से जानते हो तो हमें तुम्हारे बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? बताओ ना, हमारा सर दर्द कर रहा है। अमानत की ऐसी आवाज़ सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरी अमानत हो, मेरे दिल की राहत हो, जैसे चांदनी से सजी हो ये रात हो, तुमसे ही रोशन मेरी ये दुनिया। तुम हो मेरा सपना, तुम हो मेरी आरज़ू, तुम मेरी अमानत हो, मेरी खुशियों का साथ हो, तेरी हंसी से सजती मेरी ये हर बात हो, तुमसे ही बहारें, तुमसे ही ये समा, तेरा ही तो अक्स है जो दिल में बसा है यहाँ। अमानत अपनी आंखों को बंद करके इस गाने को सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीरे से कहा, बताओ ना, क्या तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ? अगर तुम हमें जानते हो तो हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बताओ, हमारा सर दर्द कर रहा है। अमानत की ऐसी आवाज़ सुनकर अस्तित्व ने प्यार से कहा, अमानत, तुम्हें बहुत जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। और हाँ, यही सच है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम भी मुझे बचपन से जानती हो, पर बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद तुम बहुत कुछ भूल गई थी। मुझे भूल गई थी, तुम अपनी बचपन की कई सारी यादें भूल गई थी और उन यादों में ही मैं था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, क्या बचपन में हमारी बनती थी? क्या हम दोनों दोस्त थे? अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब तुम सोचती रहो कि हम दोस्त थे, दुश्मन थे या हमारे बीच में नहीं बनती थी। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया। अमानत ने गुस्से से कहा, अरे सुनो ना, पर अस्तित्व तब तक कॉल कट कर चुका था। अमानत ने गुस्से से कहा, समझता क्या है खुद को, लंगूर कहीं का। हमें परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम करता है। अगर आधी बात बता दी थी, पूरी बात बता देता तो क्या प्रॉब्लम थी। हमें पता लगाना होगा, डैडी और मम्मा ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। अगर हम सब कुछ भूल चुके हैं तो। हाँ, हमें कुछ भी याद नहीं है। जब हम 8 साल के थे तब तक का हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें अपने 9th बर्थडे से सब कुछ याद है। हमें भाई से, डैडी से या मम्मा से इस बारे में पूछना होगा। सोचते हुए अमानत बेड पर लेट गई, पर अभी भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके जहन में कई सारे सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था, पर उसे नहीं पता था कि उसे इन सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं। कुछ सोचते सोचते आखिर में उसकी आंख लग गई और वो सुकून से सो गई। दूसरी तरफ अस्तित्व अपने मेंशन में अमानत की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बालकनी में खड़ा था। उसने बालकनी से गहरे काले अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल चल रहे होंगे, पर उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हें खुद सभी सवालों को सुलझाना होगा। मैं कब तक तुम्हारे सवालों का जवाब देता रहूंगा? तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हें सब कुछ याद करना ही होगा अमानत। तुम इस तरह से मुझे भूल नहीं सकती। मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एपिसोड 125। नेक्स्ट मॉर्निंग। अमानत ब्रेकफास्ट टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत व्हाट हैपेंड? मन्नत की आवाज़ सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, हमें आपसे, डैडी से और भाई से एक सवाल पूछना था। बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ था क्या? हमें अपनी 8 साल की उम्र तक का कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या हमारे बचपन में कोई दोस्त थे जिन्हें हम भूल चुके हैं? अमानत की बात सुनकर अथर्व के हाथ खाते खाते रुक गए। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आपका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपकी कुछ यादें चली गई थी। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तो क्या हमारी वो यादें कभी वापस नहीं आएंगी डैडी? और हम क्या क्या भूल गए थे? क्या हम कुछ जरूरी भूले थे? अमानत के सवाल को सुनकर अथर्व चुप हो गया। अथर्व को चुप देखकर अमानत ने डेस्परेट होते हुए कहा, डैडी बताए ना, क्या हम कुछ जरूरी भूल गए थे? क्या हम हमारे किसी ऐसे दोस्त को भूल गए थे जो हमारे बहुत करीब था? अमानत को अभी भी नहीं पता था कि बचपन में उसका और अस्तित्व का रिश्ता कैसा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो उसका दोस्त था, दुश्मन था, या फिर वो दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही पड़ोसियों के तौर पर जानते थे। अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आप कुछ भी जरूरी नहीं भूली थी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ठीक होगी आपकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। पर आपने ये अचानक से सवाल क्यों पूछा है? अमानत, कोई प्रॉब्लम है? अथर्व के सवाल को सुनकर अमानत ने कहा, नहीं डैडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। हम कैंटीन में कुछ खा लेंगे, हम जा रहे हैं। कहते हुए अमानत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और वहां से चली गई। अमानत के जाते ही मन्नत ने परेशानी भरी आवाज में कहा, अचानक से इतने सालों के बाद अमानत ने ये सवाल क्यों पूछा डेविल? मन्नत के सवाल पर अथर्व से पहले अबीर ने गुस्से से कहा, क्योंकि ये सवाल उस अस्तित्व शेखावत ने अमानत के दिमाग में डाला है, वरना हमारी अमानत के दिमाग में इस तरह से अचानक से ये सवाल नहीं आता। देखिए मॉम, डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि अगर हमने अमानत को कुछ भी जबरदस्ती याद करवाने की कोशिश की तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर अस्तित्व शेखावत की वजह से मेरी बहन की तबीयत पर कोई फर्क पड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो भले ही मेरी बहन से प्यार करता है, पर प्यार का ये मतलब नहीं कि वो मेरी बहन के साथ कुछ भी करे। प्यार करता है तो सबसे पहले उसे अमानत की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अबीर को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखो, वरना सब कुछ खराब कर दोगे। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने कहा, डोंट वरी डैडी, मैं अपने प्रोफेशनल काम को और पर्सनल काम को अलग अलग रखता हूँ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अबीर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, पर अभी भी उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। वही अथर्व भी कुछ सोच रहा था। मन्नत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं अब ये दोनों क्या करेंगे। अस्तित्व, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो ये दोनों बाप बेटे तुम्हारे पीछे जरूर पड़ जाएंगे। कॉलेज में सुमन अपनी कार के बोनट पर बैठकर चिप्स खा रही थी। उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े वेदांत पर गया। वेदांत को देखकर उसने हाय का इशारा किया।
वेदांत ने भी मुस्कुराते हुए उसे रिप्लाई दे दिया। सुमन आज दौड़ते हुए वेदांत के पास नहीं गई, न ही उससे जाकर लिपट गई, इसलिए वेदांत को काफी अच्छा लग रहा था। उसे रिलैक्स महसूस हो रहा था, वरना सुमन की हरकतों की वजह से वो सच में पागल होने वाला था। सुमन अभी आसपास नजर घुमा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अमानत पर गया, जो कि अभी अभी अपनी कार से नीचे उतरी थी। अमानत को देखकर सुमन जल्दी से कार के बोनट से कूदकर अमानत के पास आ गई। उसने अमानत के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपन मेरी जान? इस तरह से तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरे साथ गलत हुआ है तो चेहरा तो मेरा लटका होना चाहिए, पर तू मेरी जगह पर खुद उदास बैठी है। कुछ हुआ है क्या? सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, सब कुछ खराब हो गया सुमन, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या गलत किया था? अमानत की बात सुनकर सुमन ने परेशान होते हुए कहा, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? कुछ हुआ है क्या? अमानत ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, हमें हमारी 8 साल की उम्र तक का कुछ भी याद नहीं है। तुझे पता है कि हमारा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था और हम हमारी 8 साल की उम्र की सारी मेमोरी भूल चुके हैं। उसमें हमारा लंगूर भी था। उसने कहा कि वो हमें बचपन से जानता है। हमें तो याद भी नहीं कि हम बचपन में कैसे मिले थे। हमारे बीच में बचपन में रिश्ता कैसा था? वो और हम दोस्त थे, दुश्मन थे, या फिर एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, या पड़ोसी के तौर पर जानते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? अपनी डैडी से पूछ ले, अपनी मम्मी से पूछ ले, या फिर भाई से पूछ ले, या फिर अपने लंगूर से पूछ ले, चारों में से कोई ना कोई तो तुझे बता ही देगा। वैसे भी इस तरह से टेंशन लेने से क्या होगा? चल मेरे साथ। कहते हुए सुमन अमानत का हाथ पकड़कर उसके पार्किंग एरिया से कैंपस के अंदर लेकर आ गई। तभी उसका ध्यान अस्तित्व पर गया, जो कि सूजी के साथ खड़ा था। अस्तित्व को किसी लड़की के साथ देखकर सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, देख तेरा लंगूर फिर से उस चुड़ैल के साथ बात कर रहा है। उसे बता दे कि तुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर तू उसकी गर्लफ्रेंड है, तू ये सब कुछ कैसे टॉलरेट कर सकती है? सुमन की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसका ध्यान भी सूजी पर चला गया। उन दोनों को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर अमानत ने गुस्से से खुद से कहा, ये लंगूर हमारा दिमाग खराब करके छोड़ेगा। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए अस्तित्व और सूजी के पास आ गई। सुमन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अब तो तू गई सूजी बेटा। कहते हुए वो भी मुस्कुराते हुए अमानत के पीछे पीछे चली गई। अमानत ने अस्तित्व के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व ने पलट कर देखा तो अमानत को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम कब आए? अमानत ने सूजी की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले ही आई, जब आप अपनी प्यारी दोस्त से वार्तालाप कर रहे थे मिस्टर अस्तित्व शेखावत। अमानत की बात सुनकर सूजी ने अमानत को घूरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि वो किसी से बात भी ना करें? क्या तुम उसे बांध कर रखना चाहती हो? क्या वो तुम्हें तुम्हारा नौकर लगता है? सूजी की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरा क्या है और क्या नहीं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है आंटी जी, आप बस अपनी फिक्र कीजिए। अमानत के मुंह से खुद के लिए आंटी सुनकर सूजी ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू? मैं तुम्हें कहाँ से आंटी लग रही हूँ? अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम सच में आंटी की तरह दिख रही हो, इसलिए हमने तुम्हें आंटी कहा। अब अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, हमें माफ कर दो, पर अब तो हम कह चुके हैं आंटी, इसलिए अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो अपनी बुराई अपने पास रखो, चलो तुम हमारे साथ। कहते हुए अमानत ने अस्तित्व का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अमानत ने पलटकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, जलन हो हमारी जूती को, चुड़ैल से कौन जलेगा? दिखने में बिल्कुल किसी डायनासोर की तरह लगती है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, अच्छा वो डायनासोर की तरह लगती है? मुझे तो पता ही नहीं था। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, सच में वो असली वाली डायनासोर है, एक नंबर की बुरी चुड़ैल। हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। जब उसे पता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं तो फिर तुम्हारे आसपास घूमने की क्या जरूरत है? उसे समझा दो कि अगली बार से अगर तुम्हारे पास आई तो हम उसका सच में सर फोड़ देंगे। तुम हमारे हो, समझ आया तुम्हें? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए अमानत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? अमानत ने जल्दी से अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा, हमने कहा कि तुम हमारे हो, समझ आया? इसलिए चलो। कहते हुए अमानत अस्तित्व को लेकर कैंटीन में आ गई।
वो सच में भूखी थी क्योंकि उसने घर में कुछ नहीं खाया था। उसने अस्तित्व की तरफ देखकर बर्गर को अपने मुंह में डालते हुए कहा, अब बताओ ना, बचपन में तुम और हम कैसे रहते थे एक दूसरे के साथ? क्या हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, या फिर हम दोनों दोस्त थे, या फिर हम दोनों सिर्फ अजनबी की तरह एक दूसरे को देखते थे? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे रूम की बालकनी से मेरे रूम की बालकनी नजर आती है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना सर हिला दिया। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बालकनी में खड़े होने के बाद तुम्हें कुछ याद आया था? कुछ धुंधली यादें, कुछ गाने की म्यूजिक, कुछ चिल्लाने की आवाजें, किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के हाथ खाते खाते रुक गए। अचानक से उसके दिमाग में बनारस की बालकनी में खड़े होकर अस्तित्व की बालकनी की तरफ देखते हुए नजर आने वाली धुंधली यादें घूमने लगी, जब उसे एक छोटी सी बच्ची बालकनी में खड़े एक 14-15 साल के लड़के को देखकर प्रिंस चार्मिंग कहकर चिल्लाते हुए आंखों के सामने नजर आती थी। सब कुछ याद आते ही अमानत की आंखें अजीब तरह से बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, मतलब वो धुंधली यादें सच थी? कहते हुए अमानत के हाथ पैर कांप रहे थे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने बस पूछा तुमसे, और रही बात हमारी तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने खुद से कहा, आखिर इसके कहने का क्या मतलब है? सच क्या है और झूठ क्या? अमानत का दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अस्तित्व क्या कहना चाहता है। उसने धीरे से कहा, हमारा पेट भर गया, हम क्लास में जा रहे हैं। कहते हुए अमानत वहां से जाने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बचपन में बहुत मोटी थी तुम, और तुम्हारे गाल इतने मोटे थे जैसे उनमें लड्डू भरे हो, लड्डू की तरह बड़े बड़े। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम कह रहे हो कि हम बचपन में एक दूसरे को नहीं जानते थे तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमारे गाल लड्डू की तरह बड़े थे? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं बचपन में तुम्हें जानता था। मैंने ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे, इसे बस इतना ही छोड़ो। मुझे भी अपनी क्लास के लिए जाना है। कहते हुए अस्तित्व वहां से चला गया। अमानत ने जाते हुए अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, पर हमारा नाम भी अमानत है। हम भी पता लगा कर रहेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे? कहते हुए अमानत का मुंह बन गया। वही अस्तित्व ने जाती हुई अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में मैंने शब्द डाल दिए हैं, अब आगे की बात तुम खुद पता लगा लोगी। कहते हुए वो भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अस्तित्व भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में आ गया। तभी पीछे से सूजी ने उसे पकड़ते हुए कहा, अस्तित्व सुनना तो। सूजी के अचानक से हाथों को अपने सीने पर महसूस करके अस्तित्व ने गुस्से से उसे पलटकर अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टच करने की? लगता है कि अपनी औकात भूल गई हो। भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बस यहाँ पर तुम मुझे बॉस नहीं कह रही हो। सूजी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, वो एक्चुअली सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी बॉस। कहते हुए सूजी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अस्तित्व ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं क्या करूँगा ये मैं खुद नहीं जानता, इसलिए लिमिट में रहो, मैं भी लिमिट में रहूँगा। कहते हुए अस्तित्व जाकर अपने बेंच पर बैठ गया। वहीं सूजी ने अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ इस तरह से अस्तित्व बर्ताव कर रहा है अमानत राठौर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।